हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये यूनिट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और लेसन नंबर 7 ये स्टार्ट करूंगा एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो इसमें मैं पढ़ाऊंगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। फिर उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन भी आएगा, लेकिन आज के वीडियो में मैं दो ही टॉपिक लूंगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेसन का नाम है लेसन 7 एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कंसेप्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग सबसे पहले, एग्रीगेट डिमांड होती क्या है? तो देखो नाम से ही पता लगता है, एग्रीगेट डिमांड मींस टोटल डिमांड। ठीक है, एक आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी, वो ओनली डिमांड थी दैट वाज डिमांड ऑफ ओनली वन कमोडिटी। ठीक है, या किसी वन इंडिविजुअल की, वन फॉर्म की डिमांड, वन हाउस होल्ड की डिमांड थी, वो वन चीज की डिमांड थी। अब हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड। तो नाम से ही पता लगता है एग्रीगेट डिमांड ये टोटल डिमांड है। तो एग्रीगेट डिमांड इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक इकोनॉमी में बहुत सी चीजें होती हैं, हम बहुत सी चीजों की डिमांड करते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर परचेज किए तो एक इकोनॉमी में एक, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम पूरी टोटल डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। एक इकोनॉमी के अंदर बहुत से रेफ्रिजरेटर बिके एक साल में। ठीक है, बहुत से एसी बिके, बहुत सी आपने बुक्स परचेज करी, कितनी बुक्स परचेज करी। तो अगर इस तरह से सारी चीजों की हम आइटम वाइज लिखने लग जाएं तो एक लॉन्ग लिस्ट बन जाएगी और समझ में नहीं आएगा कि टोटल डिमांड कितनी है। ठीक है, क्योंकि 10,000 रेफ्रिजरेटर सेल हुए, 10,000 एसी सेल हुए, तो लॉन्ग लिस्ट बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है जो एक साल में जिन लोगों ने जिनकी डिमांड करी, लोगों ने जिनको परचेज किया, उन सारी चीजों की मनी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और मनी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मनी वैल्यू आ जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एक इकोनॉमी में फाइनल गुड्स। ठीक है, जितने भी हाउस सेक्टर्स हैं एक इकोनॉमी में, 4 सेक्टर्स होते हैं, अभी मैं बताता हूं। तो जितने भी सेक्टर्स हैं एक इकोनॉमी में जो फाइनल गुड्स की डिमांड करते हैं, उस डिमांड को हम, उनकी मनी वैल्यू को हम एग्रीगेट डिमांड बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या है, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द मनी वैल्यू, ये मैंने समझाई दिया, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसका मतलब यह है, यहां तक डेफिनेशन पहले मैं समझाता हूं कि एग्रीगेट डिमांड मनी वैल्यू है सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स आर प्लानिंग टू बाय। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है प्लानिंग टू बाय। इट मीन जो एग्रीगेट डिमांड है वो साल शुरू होने से पहले है। ठीक है, ये रियल डिमांड नहीं, रियल तब होती है अगर साल के एंड में भी कितनी चीजें बिकी, कितनी चीजों को लोगों ने खरीदा। ठीक है, तो ये प्लानिंग टू बाय मतलब ये प्री प्लान्ड है, साल शुरू होने से पहले। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर मींस 1 ईयर। तो एक साल के अंदर सारे सेक्टर्स एक इकोनॉमी में जो प्लानिंग बना रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने की, उसकी डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज आल्सो कॉल्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बिकॉज एक्सपेंडिचर क्रिएट्स डिमांड। अब जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर करने से ही डिमांड क्रिएट होती है। ठीक है, अगर आप मार्केट जाते हो, किस चीज का रेट पूछ के आ जाते हो, उसको परचेज नहीं करते, फिर वो डिमांड नहीं होगी। डिमांड तब होगी अगर आप उस चीज को परचेज करते हो, अपनी जेब से पैसे निकाल के उसको देते हो शॉपकीपर को, एक्सपेंडिचर करते हैं। तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज द सेम थिंग। ठीक है, अच्छा, तो एग्रीगेट डिमांड का आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा।
अब देखो यहाँ पर बार बार यूज हुआ है क्या है, ऑल सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के सारे सेक्टर ने जो डिमांड करी। तो देयर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। ये हम फर्स्ट लेसन में, वेरी फर्स्ट लेसन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसमें भी पढ़ चुके हैं कि एक इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से हमने सिर्फ 2 सेक्टर्स के बारे में बताया था। तो 4 सेक्टर्स कौन से होते हैं? एक तो हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर जो कंजम्पशन करता है, हम आम लोग हो गए, चीजों को अपने कंजम्पशन करने के लिए परचेज करते हैं। जैसे घर के लिए हमने ब्रेड परचेज करी, घर के लिए रेफ्रिजरेटर परचेज किया, आप अपने यूज करने के लिए बुक्स परचेज करी, तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो हाउस होल्ड या प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम सी से डिनोट करेंगे। सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन, ठीक है। तो हाउस होल्ड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये पहला कंपोनेंट है। इसका मतलब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कंजम्पशन करने के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए डिमांड बोलेंगे, ठीक है। और हाउस होल्ड सेक्टर जो डिमांड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन देयर डिस्पोजेबल इनकम, इट डिपेंड देयर डिस्पोजेबल इनकम। तो व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? Disposable income is that part of income which is left with the individual after paying the taxes. जो हमारे पास डायरेक्ट टैक्स देने के बाद पैसे बचते हैं वो डिस्पोजेबल इनकम होती है, ठीक है। जैसे किसी की इनकम है 60,000 रुपीज, जहां पर काम करता है उसको 60,000 रुपीज सैलरी मिलती है। अब इस 60,000 रुपीज में से उसको 5,000 टैक्सेस देने पड़ते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस जिसको बोलेंगे वो देने पड़ेंगे। तो टैक्सेस देने के बाद उसके पास बचे 55,000। दिस इनकम इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिचरेबल इनकम। ये खर्च करने के लिए, मतलब ये व्हाइट मनी होगी क्योंकि उसने डायरेक्ट टैक्सेस पे कर दिया गवर्नमेंट को, तो दिस इज डिस्पोजेबल इनकम। तो मैं ये बता रहा था जो हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये उनके डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है। अगर उनकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो खर्च भी ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे। और अगर डिस्पोजेबल इनकम कम है तो डिमांड भी वो कम करेंगे, ठीक है। सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये प्राइवेट फॉर्म का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। इसको इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। जैसे जो फॉर्म है वो रॉ मटेरियल परचेज करती हैं, कैपिटल गुड्स, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट परचेज करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो इन्वेस्टमेंट इज आल्सो एन एक्सपेंडिचर। जैसे मशीन परचेज करी, रॉ मटेरियल परचेज किया तो एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। थर्ड आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी खर्च करती है, ठीक है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी 2 तरह का होता है, एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट खर्च करती है लोगों की कलेक्टिव नीड्स को पूरा करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट हेल्थ पे, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जाते हैं, इलाज करवा लो फ्री में, ठीक है। एजुकेशन पे गवर्नमेंट खर्च करती है, ये गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। इन द सेम वे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है। जैसे गवर्नमेंट रोड्स बनवाती है, फ्लाईओवर्स बनवाती है, तो वो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में दोनों एक्सपेंडिचर आते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को जी से डिनोट करते हैं, जी। फोर्थ सेक्टर आता है फॉरेन सेक्टर, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है। इसको हम x माइनस एम से भी डिनोट करते हैं, x माइनस एम। x मीन्स एक्सपोर्ट, m मीन्स इंपोर्ट। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड हैज 4 कंपोनेंट्स। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन पे खर्च करते हैं और इसको सी से डिनोट करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो फॉर्म खर्च करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, इसको जी से डिनोट करते हैं। और फॉरेन सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपेंडिचर करता है, उसको हम x माइनस एम से डिनोट करते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड के। तो इस तरह से एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। समझ आ गया होगा। तो एग्रीगेट डिमांड, सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
I स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, G स्टैंड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और X माइनस M स्टैंड फॉर फॉरेन सेक्टर। तो वैसे तो देखो चार कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड के, लेकिन हम क्या करते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से, हमारा जो हमने वेरी फर्स्ट चैप्टर किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो उसमें हमने टू सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, एक हाउस होल्ड सेक्टर और फॉर्म सेक्टर। हमने गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल तक है। तो यही लिखा है एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी, तो दो सेक्टर इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड हैज ओनली टू कंपोनेंट सी प्लस आई, ठीक है। तो हम सिर्फ सी के कंजम्पशन हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये जो अदर है गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी विल नॉट स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। पढ़ेंगे तो सही बट नॉट इन डिटेल, ठीक है। तो देखो सिंस वी आर स्टडिंग अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस टू सेक्टर, तो क्योंकि हम अपने सिलेबस के हिसाब से सिर्फ दो सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं, दो सेक्टर कौन से, हाउस होल्ड सेक्टर और फॉर्म सेक्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जो तीसरा सेक्टर है, थर्ड सेक्टर कौन सा है, गवर्नमेंट सेक्टर, और फोर्थ सेक्टर कौन सा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। So although there are four components of aggregate demand, we will assume that there are only two components of aggregate demand, that are consumption and investment, ठीक है। तो हालांकि एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हम ये एज्यूम कर लेंगे, इकोनॉमिक्स में हम बहुत सी चीजें एज्यूम करते हैं, ठीक है, अपने सिलेबस के हिसाब से। तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि दैट एग्रीगेट डिमांड हैज ओनली टू कंपोनेंट, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक फॉर्म सेक्टर। फॉर्म इन्वेस्टमेंट करती है और हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन। तो एडी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई। तो हम सी प्लस आई के बारे में स्टडी करेंगे। अब एग्रीगेट डिमांड को हम टेबल के द्वारा समझेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, सबसे पहले मैं लिखता हूं वाई। वाई मीन्स इनकम। तो इकोनॉमिक्स के अंदर इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करना है, आई से रिप्रेजेंट नहीं करना, ठीक है। वाई स्टैंड फॉर इनकम। आई से हम रिप्रेजेंट करेंगे इन्वेस्टमेंट, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इस बात को आपने याद रखना है। तो वाई, वाई इनकम है। इनकम में स्टार्ट करता हूं जीरो से, ठीक है। 100, 200, 300, 400, 500, 600 तक मैंने इनकम को लिखा, ठीक है। तो इनकम जीरो से स्टार्ट करके 100, 200, 300, 100 ऐड करते जाओ इसके बाद। इसके बाद मैं लिखता हूं कंजम्पशन। सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन, ये आपको पता है, सी कंजम्पशन और आई इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन, इनकम जीरो है, कंजम्पशन 40 है, यानी कि जीरो इनकम पे भी कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। जीरो इनकम के ऊपर जो हम खर्च करते हैं, तो आपको पता है इनकम कैन बी जीरो बट कंजम्पशन कांट बी जीरो, ठीक है। जैसे हमने लॉकडाउन के टाइम देखा, बहुत से लोग घर बैठे थे, इनकम जीरो थी, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो खर्च होता है सर्वाइवल के लिए, हमें खाना तो खाना पड़ेगा, ये खाना खाना तो छोड़ नहीं सकते, इनकम चाहे जीरो, ठीक है। तो उस टाइम जीरो इनकम पे ऊपर भी कुछ ना कुछ खर्च करते हैं, तो इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो व्हाट इज ऑटोनोमस? तो मैं लिख देता हूं इधर, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज दैट कंजम्पशन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो। इसको हम सी बार से डिनोट करते हैं। सी के ऊपर हल्की सी लाइन सी बार से डिनोट करते हैं, इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। तो 40 रुपीज तो ये हो गया। तो हाँ, मैं ये बता दूं कि जैसे इनकम जीरो है, कुछ ना कुछ खर्च होगा सर्वाइवल के लिए, वो कहां से खर्च करेंगे, ठीक है। तो हम अपनी पास सेविंग को यूटिलाइज करेंगे, तो उस टाइम पे सेविंग हमारी नेगेटिव, जो पहले पैसे बचा रखे थे उनको खर्च करेंगे, या फिर घर की कोई चीज बेचेंगे, कुछ ना कुछ तो उधार लेंगे, खर्च तो करना ही पड़ेगा। तो हम इतनी डीपली नहीं जाते, हम ये मान के चलते हैं कि इनकम जब जीरो है, कुछ ना कुछ जो खर्च कर रहा है वो अपनी पास सेविंग को यूटिलाइज कर रहे हैं।
पहले जो पैसे बचा रखे थे उनको यूज कर रहे हैं। 40। अब इसके बाद क्या किया, कंजम्पशन को आगे बढ़ाना है। कंजम्पशन में 80 ऐड करते जाएंगे। 40 में 80 ऐड किया 120, 120 में 80 ऐड किया 200, 200 में 80 ऐड किया 280, 280 में अगेन 80 ऐड किया 360, 360 में 80 ऐड किया 440, 440 में 80 ऐड किया 520। तो ये कंजम्पशन है। पहले 40, 80 ऐड करते जाओ 120, 200, 280, 360, 440, 520 कंजम्पशन। ठीक है, अब हम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट जो हमने लेना है इट इज आल्सो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 20 20 20 20। तो व्हाट इज ऑटोनोमस, ये इन्वेस्टमेंट भी ऑटोनोमस है। It is assumed for simplicity in our study that investment remain constant at all level of income। ये हम केन्स की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ये आगे चल के मैं बताऊंगा इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है और एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर हमने अपनी स्टडी में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिया। तो व्हाट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट विच रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो हर लेवल ऑफ इनकम पे, इनकम चाहे 0 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, वो कांस्टेंट रहता है। तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी ऑटोनोमस है और कंजम्पशन ऑटोनोमस ये था 40। ठीक है, तो 20 20 20 लिया। अब मैंने निकालना है, क्योंकि हम कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड आपको पता है C प्लस आई होती है। तो एग्रीगेट डिमांड लेते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये मैंने लिख ही दिया, C और I को ऐड करते जाएंगे। तो एग्रीगेट डिमांड 40 प्लस 20 कितना आएगा 60, 120 प्लस 20 140, 200 प्लस 20 220, 280 प्लस 20 300। ठीक है, 360 प्लस 20 380, 440 प्लस 20 460, 520 प्लस 20 540। तो ये एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बन गया हमारा। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं, इट इज एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। ठीक, तो ये है, और ये टेबल शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के डिटर्मिनेशन, ये जो चैप्टर हम यूनिट कर रहे हैं, इसमें सारे में यही टेबल यूज होगी। इसी टेबल को आगे इससे सेविंग निकलेगी, इसी से हम एमपीसी, एपीएस वगैरह सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसी टेबल को आगे बढ़ाते जाएंगे। इसी से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सारा इसी टेबल को आगे बढ़ाते हुए, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट, ये टेबल है, अच्छी तरह समझ लो। अब टेबल को दोबारा देखो, जीरो इनकम के ऊपर जो खर्च करते हैं इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। ये मैं बता ही चुका हूं, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज दैट पार्ट ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम लेवल इज 0। इसके बाद देखो 80 बढ़ा रहे हैं हम कंजम्पशन। वैसे जरूरी नहीं है कि कंजम्पशन 80 बढ़ेगा, ये हम सिंप्लिसिटी के लिए ले रहे हैं। ठीक है, 100 में 80 ऐड, सॉरी 40 में 80 ऐड किया 120 आया। अब इस केस में देखो शुरू में क्या होता है, इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ठीक है, इनकम 100 है और खर्च इनकम से भी ज्यादा कर रहे हैं, 120 कर रहे हैं, तो वही अपनी पास सेविंग को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक ये पॉइंट आता है, 200 इनकम है और कंजम्पशन भी 200 है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। ठीक है, ये जो पॉइंट आता है, दिस पॉइंट, इनकम y इक्वल टू C। तो जिस लेवल पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल होते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। ये आपने याद रखना है। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर इनकम बिकम्स इक्वल टू कंजम्पशन। ठीक है, इनकम कंजम्पशन के बराबर होती है, उसको ब्रेक, ये भूलना नहीं है। कई बार पूछ सकते हैं व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट एमसीक्यू में या वेरी शॉर्ट में, तो कुछ भी। उसके बाद देखो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारी इनकम बढ़ रही है
एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर उतना नहीं बढ़ रहा जितनी की इनकम बढ़ रही है, बाकी पैसों की सेविंग की जा रही है। इनकम 300 हुई, एक्सपेंडिचर 280 हुआ, अब 20 रुपीज की सेविंग हो जाएगी। फिर उसके बाद इनकम 400 हुई, एक्सपेंडिचर 360 हुआ, तो बाकी पैसों की सेविंग की जाएगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है, इन दोनों को ऐड किया तो एग्रीगेट डिमांड आ गई। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टेबल के बारे में, एग्रीगेट डिमांड के बारे में। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? पहले तो यही था कि इनकम कैन बी जीरो बट कंजम्पशन कांट बी जीरो। दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट का है कि इनकम बिकम्स इक्वल टू कंजम्पशन एंड आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इंक्रीजेस बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, इसके बाद मैं इसको डायग्रामेटिकली बताता हूँ, आपको डायग्राम बताता हूँ एग्रीगेट डिमांड का, इन्वेस्टमेंट का। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने इनकम को लेना है जो वाई, और वाई एक्सिस पे सी प्लस आई मीन्स एग्रीगेट डिमांड लेनी है, सी प्लस आई। अब यहां पर देखो इन्वेस्टमेंट, पहले इन्वेस्टमेंट का कर्व बनाता हूं। इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, ऑटोनोमस 20-20-20। इट मीन जो इन्वेस्टमेंट कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे अगर मैं इधर मेजर करके नहीं मैं बना रहा, जैसे मैं इधर बनाऊं 100, 200, 300, 400, 600 और इधर स्केल ने 20, 40 इस तरह 20, तो इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, investment is straight line parallel to x axis because investment remain constant at all level of income। ठीक है, इसलिए इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब आता है कंजम्पशन कर्व। तो देखो कंजम्पशन पहले 40 से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद 120, 200, कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन राइजेस। इट मींस जो कंजम्पशन कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट होगा अबव द ओरिजिन, ओरिजिन ये है, इससे ऊपर से स्टार्ट, इन्वेस्टमेंट से भी ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसके बाद जो स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। ये कंजम्पशन कर्व है, इट्स स्लोप इज अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इसका पॉजिटिव स्लोप है और यू कैन से पॉजिटिव स्लोप। और इन्वेस्टमेंट कर्व का स्लोप स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम, इसलिए सीधा बना है। और जो कंजम्पशन कर्व है वो नीचे से ऊपर जाता हुआ बना है। तो अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि कंजम्पशन राइजेस। ठीक है, कंजम्पशन बढ़ रहा है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, इसलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग है। अब हमने बनाना है एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है इससे भी ऊपर बनेगा। जैसे ये 20 से स्टार्ट हुआ, ये 40 से स्टार्ट हुआ, और ये 40 और 20 60 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है इट आल्सो स्टार्ट अबव द ओरिजिन, और इसका स्लोप भी, एग्रीगेट डिमांड कर्व का स्लोप भी अपवर्ड बनेगा। एग्रीगेट डिमांड में सी प्लस आई कर्व, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व को हम सी प्लस आई कर्व भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड देखो राइज हो रही है, पहले 60 थी, 140, 220। एग्रीगेट डिमांड राइजेस बिकॉज कंजम्पशन राइजेस। एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए जो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो अपवर्ड स्लोप होगा, जो नीचे से ऊपर जाएगा, बिल्कुल उतना ही जाएगा जितना कि कंजम्पशन कर्व ऊपर जा रहा है। तो एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन कर्व विल बी पैरेलल टू ईच अदर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा पैरेलल रहेगा, सेम रहेगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है। और क्यों ये पैरेलल है, क्यों ये मतलब घट बढ़ नहीं रहे एग्रीगेट डिमांड कर्व, और मतलब इनके बीच का डिफरेंस ऐसे ऐसे क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, पैरेलली क्यों बना? तो पैरेलल इसलिए बना है क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस इन्वेस्टमेंट है, एंड इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम, दैट इज व्हाई दे आर पैरेलल टू ईच अदर। एंड स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व इज आल्सो अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? सिंपल वही रीजन है, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस एज द लेवल ऑफ इनकम rises। ठीक है, तो दैट इज व्हाई स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। Now aggregate supply.
aggregate supply refers to the money value of all final goods and services which all the firms or producers are ready to supply in an economy in an accounting year. जिस तरह से हमने बिल्कुल एग्रीगेट डिमांड किया था उसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि एग्रीगेट डिमांड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से थे जो एक इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स परचेज करने के लिए रेडी हैं, और एग्रीगेट सप्लाई प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है जो एक इकोनॉमी के सारे प्रोड्यूसर्स सप्लाई करने के लिए या सेल करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the producers are ready to supply or ready to sell in an economy in an accounting year। समझ आया? तो एग्रीगेट सप्लाई मनी वैल्यू है सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सेल करने के लिए रेडी हैं, प्लानिंग टू सेल। ठीक है, सेल करने के लिए रेडी हैं एक साल में, तो एग्रीगेट सप्लाई है। अब आगे आता है एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम इज द सेम। एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब कैसे दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं ये हमने समझना है। मींस एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम और यू कैन से नेशनल इनकम आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। कैसे होते हैं? तो देखो, एक इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी हमने आउटपुट करी, प्रोडक्शन करी, ठीक है, प्रोड्यूसर ने जो सामान, जैसे प्रोड्यूसर ने पेन बनाए, मान लो कि प्रोड्यूसर ने 100 पेन बनाए और एक पेन 10 रुपीज का है, अब वो 1000 रुपीज के पेन हो गए, उसको वो सेल करेगा। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या करेगा? 1000 रुपीज के पेन सेल करेगा, उसको 1000 रुपीज मिलेंगे। तो जब उसने जो आउटपुट अपने प्रोड्यूस करी थी, जैसे 1000 रुपीज के उसने पेन को सेल किया, तो सेल करके उसको जो रेवेन्यू मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, उस अमाउंट का वो क्या करेगा बताओ? तो वो सारा की सारी उसकी इनकम नहीं है, उसमें उसकी सारी कॉस्ट इंक्लूड है, लैंड का रेंट इंक्लूड है, लेबर के वेजेस इंक्लूड है, कैपिटल का इंटरेस्ट इंक्लूड है और उसका खुद का प्रॉफिट भी इंक्लूड है। तो इन 1000 रुपीज को वो क्या करेगा? इस आउटपुट के मनी वैल्यू को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, देयर रिवॉर्ड। ठीक है, जैसे लैंड को रेंट दे देगा, लेबर को वेजेस दे देगा, कैपिटल को इंटरेस्ट और खुद अपने पास प्रॉफिट रखेगा। ठीक है, तो अगर हमने वो इनकम मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा था कि अगर हम देखें कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, अगर हम इस इनकम को ऐड कर दें तो वही हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती है नेशनल लेवल पे, और डोमेस्टिक लेवल पे ये डोमेस्टिक इनकम आ जाती है। डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई ऐड कर दे तो नेशनल इनकम बन जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम इज द सेम थिंग। देखो, व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज एक्सप्रेस इन फिजिकल टर्म, फिजिकल टर्म मतलब कि क्वांटिटी, कि कितनी चीजें प्रोड्यूस करी, कितनी आउटपुट है। जब हम एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल टर्म में, तो इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई टोटल आउटपुट है एक इकोनॉमी में, जितनी भी प्रोड्यूसर ने चीजें बनाई। ठीक है, अब हम उनकी मनी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। We know that the total output is distributed to factors of production in the form of rent, wages, interest and profit। अब जो आउटपुट थी उसकी मनी वैल्यू, जब आउटपुट को सेल किया, सेल करने से जो पैसे मिले, उन पैसों को रिवॉर्ड दे देंगे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। उन्होंने उस चीज को प्रोड्यूस किया, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल जाएगा। द सम टोटल ऑफ दिस फैक्टर इनकम, तो ये जो फैक्टर इनकम है इसका हम टोटल कर देंगे, तो वो टोटल इनकम डोमेस्टिक लेवल और नेशनल लेवल पे वही नेशनल इनकम होगा। ठीक है, तो इट मीन सम टोटल ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो इट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक, तो इसका मतलब ये है जो एग्रीगेट सप्लाई है वही हमारी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम। ठीक है, और वही हमारी वाई है, वाई स्टैंड फॉर इनकम। तो इट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स होते हैं, C+S, कंजम्पशन एंड सेविंग।
तो जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम, नेशनल इनकम के बराबर होगी एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब क्या होता है, जो लोगों को इनकम मिलती है, जैसे आपके पेरेंट्स को आपके पापा ने इनकम कमाई, उस इनकम का क्या करेंगे? उस इनकम को या तो एक्सपेंडिचर कर देंगे, एक्सपेंडिचर कर देंगे मतलब सी कंजम्पशन हो जाएगा, या फिर कुछ पैसे बच जाएंगे, सेव कर लेंगे, सी प्लस एस। तो इट मींस जो इनकम है उसके दो पार्ट हैं, एक तो कंजम्पशन एंड एक सेविंग। ठीक है, तो वही एक्सप्लेन किया जा रहा है। द मेजर पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब सी। जो इनकम है उसका ज्यादातर हिस्सा तो खर्च कर दिया जाता है, मेजर पोर्शन। ठीक है, जैसे मैं वही एग्जांपल कि आपके पापा को इनकम मिली, मान लो 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम मिले, तो उसमें ज्यादातर हिस्सा तो हम खर्च कर देंगे, 80% सपोज खर्च कर दो, 80,000 रुपीज एक्सपेंडिचर कर दिए, 20,000 रुपीज बच जाएंगे। तो ज्यादातर हिस्सा हम मेजर पोर्शन खर्च करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 80,000 रुपीज सेव करो और सिर्फ 20,000 रुपीज कंजम्पशन करो, कंज्यूम करो। ठीक है, तो ज्यादातर हिस्सा तो खर्च ही करते हैं। तो वही बताया, मेजर पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। जो इनकम है उसका बड़ा हिस्सा तो हम खर्च कर देते हैं और बाकी बच जाता है। बचने को सेविंग को एस बोलेंगे और कंजम्पशन को सी बोलेंगे। इट मींस एग्रीगेट सप्लाई हैज टू कंपोनेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट हैं, यानी कि नेशनल इनकम के भी दो कंपोनेंट हैं। तो ए हैज टू कंपोनेंट, सी प्लस एस, कंजम्पशन और सेविंग। ठीक है, नाउ एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। अब जो एग्रीगेट सप्लाई है उसको शेड्यूल से, हमने टेबल से समझना है। तो सेम टेबल जैसे मैंने एग्रीगेट डिमांड की करवाई थी, उसी टेबल को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पहले हमने सी प्लस आई एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करी थी, अब एग्रीगेट सप्लाई कैलकुलेट करेंगे। तो सेम टेबल, ठीक है। पहले वाई था इनकम, इनकम के बाद हमने कंजम्पशन लिया था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिया था, इन्वेस्टमेंट की इसमें जरूरत नहीं है, इसमें हमें एस की जरूरत पड़ेगी, सेविंग की। उसके बाद हम एग्रीगेट सप्लाई कैलकुलेट करेंगे। तो उसी टेबल को, इनकम 0 से स्टार्ट हुई थी, 0। उसके बाद 100 ऐड करते जाओ, 200, 300, 400, 500 एंड 600 तक लिया था। ठीक है, आगे जितना मर्जी ले लो, 700, 800, 900, लेकिन कहीं तो लिमिट होगी, तो 600 पॉइंट तक बहुत है। तो 0, 100 ऐड करते जाओ। अब कंजम्पशन, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन की इज 40। 0 इनकम पे जो 40 रुपए खर्च कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? याद आया कुछ? ठीक है, अभी एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो। तो 0 इनकम पे जो कंजम्पशन है इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन? ऑटोनोमस कंजम्पशन इज दैट पार्ट ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम लेवल इज 0। ठीक है, इसको सी बार से डिनोट करते हैं, सी बार। फिर इसके बाद 80 ऐड करते जाओ कंजम्पशन में। 80 ऐड किया 120, 80 ऐड किया 200, 280, ठीक है, 360, फिर अगेन 80 ऐड किया 440, अगेन 80 ऐड किया 520। तो ये कंजम्पशन हो गया। अब हमने सेविंग निकालनी है। तो सेविंग कैसे निकालेंगे? सेविंग निकालने के लिए y माइनस सी, इनकम में से खर्च माइनस कर देंगे कंजम्पशन, बाकी जो बचेंगे वो बच जाएंगे। इनकम में से, जैसे 1 लाख का भी एग्जांपल दिया था, 1 लाख इनकम है, उसमें से हमने 80,000 खर्च कर दिए, बाकी कितने बचे? 20,000, वो सेविंग हो गई। ठीक है, तो 0 में से 40 माइनस किया, -40, ये सेविंग नेगेटिव आ गई। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जब हम 0 इनकम के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो कहां से कर रहे हैं? वो हम अपनी पास सेविंग को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जब हम 0 इनकम पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो एट दैट टाइम सेविंग इज नेगेटिव। ठीक है, -40। अब 100 में से 120 माइनस किया, -20। तो यहां पर भी हमारा, क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा इनकम कम है, तो सेविंग इज स्टिल नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ये मैंने आपको बताया था। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर इनकम बिकम्स इक्वल टू कंजम्पशन। और ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग कितनी होगी? 200 में से 200 माइनस कर देंगे, 0।
भी जितने पैसे कमाए वो सारे के सारे खर्च कर दिए, तो यानी कि सेविंग जीरो, तो सेविंग जीरो आई। नेक्स्ट 300 में से 280 माइनस किया 20, अब सेविंग पॉजिटिव हो गई क्योंकि हमारा कंजम्पशन कम है और इनकम ज्यादा है, तो अब हमारी सेविंग पॉजिटिव में आ गई। अब हमने कुछ पैसे बचाने शुरू कर दिए, पहले तो हम बचा नहीं रहे थे, अपनी पास्ट सेविंग को यूटिलाइज कर रहे थे। तो 300 में से 280 माइनस 20, 400 में से 360 माइनस 40, 500 में से 440 माइनस 60, 600 में से 520 माइनस 80, तो सेविंग पॉजिटिव हो गई। अब हमने एग्रीगेट सप्लाई निकालना है। एज यू नो एग्रीगेट सप्लाई हैज टू कंपोनेंट, ये मैंने लिखा है C प्लस S, तो एग्रीगेट सप्लाई निकालने के लिए C और S को ऐड करते जाएंगे, वही इनकम है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, तो इन दोनों को ऐड किया 40 प्लस माइनस 40, तो जीरो ही आएगा, ठीक है। 120 प्लस माइनस 20 100, 200 प्लस 0 200 ही आएगा, 280 प्लस 20 300 आ जाएगा, 360 प्लस 40 400 आ जाएगा, 440 प्लस 60 500 आ जाएगा, 520 प्लस 80 600 आ जाएगा, ठीक है। और अभी आपको मैंने बताया कि एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम, तो इनकम के देखो एग्रीगेट सप्लाई जीरो है, इनकम भी जीरो है, एग्रीगेट सप्लाई 100 है, इनकम भी 100 है, एग्रीगेट सप्लाई 200 है, इनकम भी 200 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई इज द सेम थिंग, ठीक है। तो ये टेबल आपको अच्छे से लर्न हो गई होगी, और सारे ये जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करेंगे तो वी विल यूज द सेम टेबल, ठीक है। इसी टेबल में को थोड़ा मॉडिफाई करते रहेंगे। तो अब मैं डायग्राम बनाता हूं। तो देखो इसी टेबल की हेल्प से हम डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे इनकम और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट सप्लाई मीन C प्लस S, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई। अब ये ओरिजिन जीरो है, 100 इनकम 100, सेम स्केल लेना है, इधर जितना 100 इधर लिया उतना ही इधर, मतलब जो आपने मेजरमेंट इधर लिया सेम मेजरमेंट इधर, 100 200 300 400, तो आपने ये मेजर करके बनाना है 500 600 एग्जाम में। और जितना ये 100 मतलब जितना ये आपने मेजर करके 1 इंच इधर से लिया तो इधर भी उतना ही लेना है, 100 200, तो यहाँ पे मैं गैस से थोड़ा ले रहा हूँ, तो मेजर करके लेंगे तो एक्यूरेट आना चाहिए 500 600, ठीक है। अब हम पॉइंट्स को इनकम और एग्रीगेट सब ये पॉइंट का हम मेजरमेंट ले रहे हैं। 0 0 तो मीन्स ओरिजिन से यहाँ पॉइंट आया, 100 100, ये 100 ये 100, इधर 100 के सामने और इधर भी 100 के सामने, ये सेंटर में पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इनकम भी 200 और एग्रीगेट सप्लाई भी, इनकम 200 और एग्रीगेट सप्लाई भी 200, तो यहाँ पॉइंट आ गया। इनकम भी 300 एग्रीगेट सप्लाई भी 300, तो इधर भी 300 के सामने और इधर भी 300 के सामने, तो लगभग ये पॉइंट आ गया। इनकम 400 और एग्रीगेट सप्लाई भी 400, तो ये सारे पॉइंट सेंटर में लगते जाएंगे, ठीक है। इनकम भी 500 एग्रीगेट सप्लाई भी 500, तो यहाँ पॉइंट आया। इनकम भी 600 एग्रीगेट सप्लाई भी 600, तो लगभग यहाँ पॉइंट आया। अब इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो आई विल गेट स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर, ठीक है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर, तो इसको इनकम कर्व भी बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कर, इट इज आल्सो नोन एज लाइन ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और इसको हम ये बोलते हैं 45 डिग्री लाइन, क्योंकि ये जितना ये वाई एक्सिस से दूर है उतना ये एक्स एक्सिस से दूर है, ठीक है। ये जैसे ये सारा ये 90 डिग्री का एंगल है वाई, और ये तो 90 डिग्री और ये बीच में बना है सेंटर में, ठीक है। तो इसका मतलब इधर भी 45 इधर भी, तो ये 45 डिग्री एंगल का कर्व इसको बोलते हैं। तो इस कर्व को हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी बोलते हैं, इनकम लाइन भी बोलते हैं,
and it is also known as line of reference and 45 degree line. तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व था, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बता दूं कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज इक्वल टू सी प्लस एस, दोनों का टोटल है। एग्रीगेट सप्लाई एस टू कंपोनेंट और एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री लाइन पे ये बनेगा। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, एग्रीगेट आज के वीडियो के लिए एग्रीगेट सप्लाई कर्व तक। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कंजम्पशन फंक्शन स्टार्ट करूंगा, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यूएशन में करेंगे। तो एक बार फिर से अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।